याद होगा एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर हिंदी में बोलूं तो एक परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो परिकल्पना करते रहते हैं। चार्जिंग की बात करते हैं। अगर ये न्यूक्लियस नाभिक की अगर हम बात करें और उस न्यूक्लियस वरना नाभिक के अंदर पे अगर हम झांके तो उस न्यूक्लियस वरना नाभिक में होता है, क्या होता है? उस न्यूक्लियस वरना नाभिक पे होता है प्रोटॉन्स। उस न्यूक्लियस वरना नाभिक पे क्या होता है? प्रोटॉन्स होता है और उसके चारों इलेक्ट्रॉन्स गोल घूमते रहते हैं। अगर ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन कम वरना ज्यादा होते हैं तो वो एटम चार्ज होना शुरू होता है। मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन तो सुन लो बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन वरना प्रोटॉन कम वरना ज्यादा किस कंडीशन पे होता है? तो पहला कंडक्शन अगर आपको याद होगा, जब एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कम वरना ज्यादा जो है कंडक्टर के थ्रू होता है, चालक के थ्रू होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। वहीं पर बिना किसी बॉडी को टच किए उस बॉडी के अंदर के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कम वरना ज्यादा किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन। और तीसरा कौन सा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण, है ना। चलिए अगला टॉपिक हमने कल पढ़ के रखा हुआ था इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी क्या था बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चों? कोई मुझे बताएगा क्या? हाँ भाई, ये जो चार्जेस फ्लो होते हैं इनका पर यूनिट टाइम मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, यानी I इक्वल्स टू Q बाई T। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने पहले तरह के जो टाइप्स मैंने बताया था उससे बताया था AC और DC होता है, और दूसरे तरह का जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट और कन्वेंशनल करंट। चलिए पोटेंशियल की बात करते हैं। कहीं पर भी एनर्जी को जो है हम पोटेंशियल बोलते हैं। और अभी हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कारण जो एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो पोटेंशियल होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के कारण से जो पोटेंशियल होता है उसको नेगेटिव बोलते हैं, और प्रोटॉन्स के कारण जो पोटेंशियल होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस। हमने देखा था कि पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तभी चार्जेस फ्लो होना शुरू होता है। तो चलिए मैं यहां तक आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा दिया था, और मैं अगला टॉपिक में जो स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है ईएमएफ। तो देखिए क्या ईएमएफ क्या होता है भाई, आपको जो है ना यहां पर से एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि ईएमएफ क्या होता है। ये देख रहे हो बच्चों, ये चार्जेस हैं, ये थके हुए चार्जेस आ रहे हैं, ठीक है। ये चार्जेस हैं और थके हुए चार्जेस आ रहे हैं और बैटरी के अंदर जा रहा हो, बैटरी ना जोरों का लात मार रहा है, उन चार्जेस को आगे दौड़ा दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। आया क्या समझ में? तो चलिए समझते हैं। आप शायद एनिमेशन से नहीं समझे होंगे, तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है। चलिए एक सर्किट का डायग्राम बनाते हैं बच्चों, ध्यान देना। मैं इस तरह से एक सर्किट का डायग्राम बना रहा हूं। अच्छा, क्या आप लोग को ये चीज पता है कि जब हम लोग बैटरी वाला सेल बनाते तो उसमें ये जो बड़ा वाला लाइन है इसको पॉजिटिव टर्मिनल और ये छोटे वाले लाइन को नेगेटिव टर्मिनल कहा जाता है ना। और हिंदी में बोलूं तो इस बड़े वाले लाइन को धनात्मक सिरा और छोटे वाले लाइन को ऋणात्मक सिरा कहा जाता है। ठीक है बच्चों? अच्छा चलो ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गया। अब क्या होगा, चलिए अपन पहले तो इस पेन के कलर को चेंज कर देते हैं। इसको ऋणात्मक नेगेटिव क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहां पर क्या चीज प्रेजेंट है? यहां पर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ये जो नेगेटिव वाला है इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा है और ये पॉजिटिव वाले में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है। तो क्या होगा? मैंने क्या बोला? नेचर का नियम क्या है? नेचर का रूल ये है, नेचर का नियम ये है कि कोई भी चीज हायर से लोअर की ओर बहता है।
आया क्या समझ में? हायर से लोअर की ओर बहता है, ऐसा करके यहां तक आ गया, यानी यहां तक आ गया। फिर बैटरी क्या करता है? बैटरी यहां पर से एनर्जी देता है इन चार्जेस को, और ये चार्जेस फिर से दौड़ने के लिए रेडी हो जाता है। यानी ईएमएफ क्या है? ईएमएफ वो एनर्जी है जिसको एक इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूव कराने के लिए दिया जाता है। आया समझ में? ईएमएफ विद्युत वाहक बल, ठीक है, ये एक्चुअली में एक फोर्स है। इसका फुल फॉर्म जो है क्या है बच्चों? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ठीक। और हिंदी में बोलूं तो इसका फुल फॉर्म क्या है? विद्युत वाहक बल, ठीक है। ये फोर्स है, एक बल है। क्या करता है ये फोर्स होना बल? इस पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन को इस नेगेटिव टर्मिनल पर आकर रख देता है विथ एनर्जी, यानी उसको एनर्जी देकर, ताकि फिर से ये इसके पास में इतनी एनर्जी आ जाए कि ये दौड़ने के लिए रेडी हो जाए। आया समझ में? तो ये हमारा ईएमएफ है। तो इसी के बाद में हम लोग को देखना पड़ेगा कि भैया ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर, इनमें क्या डिफरेंस है। चलिए देखते हैं यार, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले दोनों कहां पर होते हैं? ईएमएफ कहां पर होता है? ईएमएफ होता है या तो सेल में या फिर बैटरी में। आया क्या समझ में? ईएमएफ कहां पर प्रेजेंट होता है बच्चों? ये देखो, ये है भी ईएमएफ या तो बैटरी में या फिर सेल में प्रेजेंट होता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर की बात करें तो ये कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। इसको भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, ठीक है। एट एनी पॉइंट। आया क्या समझ में? कहीं भी। बच्चों एक डिस्क्लेमर है, मेरे हिंदी के स्पेलिंग को आप लोग दूध भात मान के चलिएगा, है ना बच्चों। मेरे हिंदी के स्पेलिंग को आप लोग जो है दूध भात मान के चलिएगा। हाँ अच्छा, तो ये चीज तो समझ में आ गया होगा। ईएमएफ कहां पर होता है? ईएमएफ सेल वरना बैटरी के दोनों टर्मिनल वरना सिरे पे होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस या फिर विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर विभवांतर कहां पर होता है? कहीं भी, पूरे सर्किट में कहीं पर भी। मतलब ये दो पॉइंट को ले लेंगे, इसको भी, ये दो पॉइंट के बीच में भी, ये दो पॉइंट के बीच में भी, ये दो, ये भी, भाई वो भी तो सर्किट के बीच के ही पॉइंट है। आया क्या समझ में? होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ईएमएफ। ईएमएफ, ईएमएफ क्या करता है? ईएमएफ एक इलेक्ट्रॉन को, ईएमएफ एक इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलाता है। ईएमएफ एक इलेक्ट्रॉन को किधर से किधर चलाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ाता है, यानी दोनों का डायरेक्शन क्लियर हुआ। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज भैया, अगर आप इस सर्किट को, चलिए एक सर्किट बना देते हैं, हमने लास्ट टाइम भी बनाया था एक सर्किट, ये ऐसा। अगर इस सर्किट को मैं बीच से ब्रेक कर दूं तो क्या होगा देखते हैं।
ठीक है, इस सर्किट को मैं बीच से ब्रेक कर दिया, मतलब तोड़ दिया, तो क्या होगा देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या लगता है कि सर्किट टूट गया तो यहां पर जो ईएमएफ होता है इस सेल में वरना बैटरी पे, क्या वो खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेल वरना बैटरी के अंदर जो केमिकल डाल के हम लोग लाते हैं, मतलब कि खरीदते हैं, जो डला डुलाया हुआ आता है और जिसे खरीदते हैं हम लोग 5 रुपए 10 रुपए 100 200 जितने का भी आता है, ठीक है, तो उसके अंदर का जो केमिकल है वो ये वायर लगे रहे चाहे ना लगे रहे इस पर डिपेंड नहीं करता है। आया क्या समझ में? इसके कारण से जब ओपन सर्किट हो जाता है, देख रहे हो ये यहां पर से ओपन हो गया, जब सर्किट ओपन हो जाता है तो ओपन सर्किट में भी ईएमएफ रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने क्या बोला था, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलाता है। तो भैया यहां से कनेक्टेड है तो यहां पर तो एक नेगेटिव है, लेकिन यहां पर कोई भी पॉजिटिव नहीं है ना? क्यों? क्योंकि ये कनेक्टेड रहता तो इधर कहीं पॉजिटिव रहता, लेकिन पॉजिटिव नहीं है, और पॉजिटिव नहीं होने के कारण से ओपन सर्किट पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर प्रेजेंट नहीं होगा। आया समझ में बच्चों? ये कुछ डिफरेंस थे, इसके अलावा जो आप लोग और कई डिफरेंस ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए और आगे देखते हैं कि हमारे जादू के पिटारे में क्या है। तो इसको जानते हो क्या? नहीं जानते? यही तो है सर ओम्स, सर ओम, जो हमें ओम्स लॉ दिए हैं। चलिए ओम्स लॉ क्या कहता है यह समझने से पहले एक काम करते हैं, हम बनाते हैं एक बल्ब। क्लियर है क्या? और उसके साथ में हम बनाते हैं, कनेक्ट करके इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो भैया आप एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे ही हमने कनेक्ट किया वैसे ही क्या हुआ ये देखना, जैसे ही ये कनेक्ट किया इसमें से करंट बहने लगा, करंट बहने लगा, करंट बहने लगा। तो करंट बहने लगने का क्या कारण क्या हो सकता है? तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे क्या हो गया था ये देख लो, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है तो माइनस वी हो गया था, और ये वाला पॉइंट जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है इसका प्लस वी हो गया था। यानी कि बोला जाए कि जो V होता है यानी कि विभवांतर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सर्किट पे कोई भी कंडक्टर के टर्मिनल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I यानी करंट की। अब उसको ज्यादा अच्छे लैंग्वेज में बोले तो ध्यान दो, पोटेंशियल डिफरेंस विल वेरी डायरेक्टली विथ रिस्पेक्ट टू द करंट। मतलब एक अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस विल वेरी डायरेक्टली विथ रिस्पेक्ट टू द करंट। क्लियर हुआ? और इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, और वो कांस्टेंट होता है R, और इस R कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इस R कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस। हिंदी में समझे क्या? चलिए हिंदी में समझते हैं, ठीक है यार, ये जल्दी रब नहीं होता अपना। चलिए हो जा हाँ, चलिए ध्यान देना, हिंदी में मैं समझा रहा हूं, किसी भी चालक के सिरों में, किसी भी चालक के दो सिरे होते हैं, किसी भी चालक के सिरों में जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उस चालक से बहने वाले धारा के समानुपाती होता है, उस धारक से, उस धारा बहने वाले धारा के समानुपाती होता है। और इस चिन्ह को हटाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक
गुणांक वरना नियतांक, और इस गुणांक वरना नियतांक R को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। इसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। लेकिन एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो गिवन कंडीशन है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, जो कंडीशन, अब कंडीशन क्या हो सकता है यार? पहली बात तो इसकी लंबाई हो सकती है, इसका क्षेत्रफल हो सकता है ना, और क्या हो सकता है? इसका तापमान हो सकता है, इसका दाब हो सकता है, इसका द्रव्यमान हो सकता है। ये सारी चीजें कैसा होना चाहिए? सारी चीजें नियत होना चाहिए, तब जाकर ये कंडीशन अप्लाई होता है। तो होप आपको ओम्स लॉ समझ में आया होगा। एक बार देख लेते हैं कि फिर से कितने लोग कनेक्ट हो गए हैं। चलिए, ये अच्छी बात है कि इतने सारे लोग हमसे कनेक्ट हो गए हैं। अच्छा, मुझे कुछ टीचर्स मैसेज कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग टीचर्स, आप सबका वेलकम है। होप आप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं और कहीं ना कहीं व्यस्त हैं। इंसान का व्यस्त रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अपनी क्लासेस को जो है फिर से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो भाई हम फिर से पढ़ने वाले थे, ये पूरा क्लीन कर देते हैं। नहीं, ये फिर से क्लीन नहीं होगा। चलिए, इसको लिख के बता देता हूं मैं। किसी कंडक्टर में जब हम लोग बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाता है। V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाता है। क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाता है। क्लियर है? और V इक्वल्स टू IR हो जाएगा, जहां पे R क्या है? इंग्लिश में बोले तो रेजिस्टेंस और हिंदी में बोले तो प्रतिरोध। अभी क्या होता है इसको हम अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। चलिए। अरे ये क्या कर रहा है यार? मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये वोल्ट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि पावर वरना एनर्जी दे रहा है, और रेजिस्टेंस भाई फुल रस्सी को बांधकर, है ना, फुल रस्सी को बांधकर जो है इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। मेरा आवाज क्लियर तो है ना सबको? प्लीज एक बार कंफर्म कर देंगे। प्लीज एक बार कंफर्म कर देंगे, मेरा आवाज सबको क्लियर तो है ना? इसके लिए मुझे एक बार ओपन करके देखना पड़ेगा। एक्चुअली में आज हमने माइक को चेंज किया है। एक बार कंफर्म कर देंगे मेरा आवाज? बिल्कुल, मैं क्रिस्टल क्लियर हूं मैं, और सबको शायद मैं आवाज आ रहा हूं। चलिए फिर, ध्यान देते हैं। ये रेजिस्टेंस क्या है? ये रेजिस्टेंस ये है, ये है रेजिस्टेंस। हाँ, ये रुकावट है। आया समझ में? तो अब जब करंट की बात कर रहे हैं तो करंट के लिए रुकावट क्या हो जाएगा यार? करंट के लिए जो रुकावट होगा, ठीक है, वो है इलेक्ट्रॉन के लिए रुकावट। यानी कि मैंने आप लोग को जब मैं पढ़ाया था तो मैंने आप लोग को ये चीज बताया था कि भैया करंट जैसे कोई चीज नहीं होता। करंट जो एक मेजरमेंट है। किस चीज का मेजरमेंट है? चार्जेस, आवेश के फ्लो का। ठीक है, तो यही चीज यहां पे शो करने की कोशिश कर रहा है कि ये सब क्या है? चार्जेस हैं।
ये जो बह रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको रेजिस्टेंस क्या करने की कोशिश कर रहा है? रोकने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब जब मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो मैं कुछ इस तरह से बोलूंगा, रेजिस्टेंस इज द टोटल अपोज, रेजिस्टेंस इज द टोटल अपोज ऑफर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस और करंट। आया समझ में? एक बार फिर से बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस इज द टोटल अपोज ऑफर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस और करंट। और हिंदी में बोलूं तो प्रतिरोध वो विरोध है जो आवेशों और धाराओं को बहने नहीं देता है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, अब हमने अभी ओम्स लॉ पढ़ा, ठीक है, हमने अभी ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ क्या बोलता है यार? ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं यार, R इक्वल्स टू V अपॉन आई हो जाएगा। बताओ, लिख सकते हैं ना भाई? R इक्वल्स टू V अपॉन आई हो जाएगा, ये अपन लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं यार। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग इसकी यूनिट लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसकी यूनिट लिखने की कोशिश करते हैं। तो भैया इस V का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, और ये I का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, और जो वोल्ट पर एम्पियर होता है इसी को ओम बोलते हैं। इस कारण से इस रेजिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। तो होप आपको एक चीज समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो या तो वोल्ट पर एम्पियर। अब वोल्ट पर एम्पियर जो है ना बच्चों, बहुत ही कम आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। आपको जो है ओम वाला वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हुए मिलेगा। आ रहा है समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं और कुछ चीजें जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि मैं अभी जस्ट कुछ समय में आपको कुछ नीट और जेई के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है, और उस नीट और जेई के क्वेश्चन पे इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट जो है वो जरूर पूछता है। ठीक है, तो पहले वो कंसेप्ट हम देख लेते हैं कि वो कंसेप्ट क्या है, उसके बाद में हम उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम बात कर रहे हैं ग्राफ की। चलिए, तो जितने मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं वो ये ग्राफ को जरूर देखे होंगे कि जब भी कोई ऐसा चीज आता है x प्रोपोर्शनल टू y, यानी x और y एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो इनके लिए जो ग्राफ है x इस तरफ होता है और y इस तरफ होता है। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है। आया क्या समझ में? इसमें ग्राफ जो है ऐसा बनता है। कब? जब ऐसा लिखा हुआ आता है। अब आप ध्यान दो कि क्या हमने भी ऐसा ही पढ़ा है? V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है ना? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, हमने भी यही चीज पढ़ा है। या फिर हिंदी में बोलूं तो V I के समानुपाती होता है, हमने ये चीज पढ़ा हुआ है ना? और जब ये चीज पढ़ा हुआ है बच्चों, तो हम ये चीज समझ सकते हैं, हम ये चीज समझ सकते हैं कि भैया ये ग्राफ भी सेम टू सेम इसी के जैसे बनेगा। यानी कि देख लो ये ऐसा, है ना? और इसमें ग्राफ जो है ऐसा बनेगा। क्लियर हुआ क्या? इस तरफ V रहेगा और इस तरफ I रहेगा। क्लियर हुआ? इस तरफ V रहेगा और इस तरफ I रहेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब ये समझो। ठीक है, ऐसा इस तरफ V है और इस तरफ I है ना? यही चीज मैंने यहां पर बनाया, बस ये थोड़ा सा ऊपर बना दिया। चलिए, ऐसा भी ग्राफ हमें मिलता है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको ना एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं। ये लो, एक त्रिकोण।
ये जो वैल्यू है ये v है और ये जो वैल्यू है ये i है। आया क्या समझ में? हाँ भाई, अब जाहिर सी बात है ये वैल्यू इधर से निकलेगा। मान लो कि इसकी वैल्यू 20 वोल्ट हो सकता है, 30 वोल्ट हो सकता है, 40 वोल्ट हो सकता है, 50 वोल्ट, कुछ भी हो सकता है ना? कुछ भी हो सकता है। ये इधर होगा, इसकी वैल्यू 10 ओम हो सकता है, 20 ओम हो सकता है, 30, सॉरी ओम बोल रहा हूं मैं, एम्पियर हो सकता है, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर। हाँ भाई, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर मैं ध्यान देने वाली चीज क्या बोल रहा हूं, अगर मैं यहां पे थीटा मान लू तो बच्चों ध्यान देना कि tan थीटा अगर मैं निकालता हूं, इस ग्राफ से tan थीटा अगर मैं निकालता हूं तो tan थीटा इक्वल्स टू R यानी रेजिस्टेंस होता है। आया समझ में? इस ग्राफ में tan थीटा जो मैं कैलकुलेशन करूंगा मैं, वो R यानी रेजिस्टेंस होगा। तो चलिए इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं इस ग्राफ के ऊपर कि कैसे tan थीटा जो है वो R रेजिस्टेंस होगा, और R रेजिस्टेंस होगा तो इसका कैलकुलेशन भी क्या होगा। चलिए देखते हैं इसमें कि क्या कैसे होगा। ठीक है, चलिए पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 12th में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है और आईआईटी जेई में भी आया हुआ है ना? 12th में भी आया हुआ, सीजी बोर्ड के 12th में आया है, नीट के क्वेश्चन में आया है, और आईआईटी जेई के क्वेश्चन में एक आध बार गलती से पूछ लिया है क्योंकि थोड़ा जेई का लेवल ऊपर होता है। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, इस तरफ रहेगा v और इस तरफ रहेगा i, और ये दो लाइन ऐसा बना दिया, यह है R1 का लाइन और यह है R2 का लाइन। और 12th और नीट और जेई में क्या डिफरेंस है मैं अब आप लोग को बता दूं। मैं 12th और नीट और आईआईटी जेई पे क्या डिफरेंस है, तो 12th नीट आईआईटी जेई पे डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन में 12th में ये पूछेगा कि R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, सीधा ये पूछेगा, है ना? और नीट और आईआईटी जेई में क्या पूछेगा, R1 इज ग्रेटर देन R2, R2 इज ग्रेटर देन R1, R1 इक्वल्स टू R2, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दिस। आया समझ में? तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा बच्चों, तो मेरा इसको सॉल्व करने का तरीका रहेगा, यहां पर θ1 मान लूंगा R1 के लिए एंगल, और यहां पर θ2 मान लूंगा। आया क्या समझ में? तो मेरा R1 का कैलकुलेशन क्या होगा बच्चों, tan θ1, और R2 का क्या हो जाएगा, tan θ2। अब मुझे पता है यार tan में जितना थीटा की वैल्यू बढ़ते जाता है उतना ज्यादा वैल्यू बढ़ते जाता है, तो मुझे इतना यहां पर से देखिए क्या समझ में आ गया, θ2 जो है बड़ा है θ1 से, और इस कारण से tan θ2 जो है ये बड़ा हो जाएगा tan θ1 से, और इस कारण से क्या हो जाएगा, R2 बड़ा हो जाएगा R1 से, यानी कि ऑप्शन। आया क्या समझ में? जल्दी से, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको जो है कुछ न्यूमेरिकल देने वाला हूं, मैं उसके ऊपर आपको कुछ न्यूमेरिकल देने वाला हूं। ठीक है, तो होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। चलिए, तो चलिए मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं और इसको जो है क्लीन कर देते हैं, है ना? क्वेश्चन ऐसा है, टीचर्स प्लीज रिप्लाई कीजिएगा कि बच्चे बनाए हैं कि नहीं। अगर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री है तो जल्दी से मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के बताइए। अगर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री है ना? अगर, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये वोल्ट में है और ये एम्पियर पे है, ठीक है? तो मुझे जल्दी से बताइए रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगा। टीचर्स प्लीज रिप्लाई कीजिएगा जल्दी से, मैं देख रहा हूं मैं यहां पर। टीचर्स प्लीज मुझे रिप्लाई कीजिएगा कि बच्चे बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, प्लीज रिप्लाई कीजिएगा कि बच्चे बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं।
मैं वेट कर रहा हूं जल्दी से। मुझे तो लगता भी नहीं है कि इसके लिए पेन और पेज भी आपको छूने की जरूरत पड़ेगी। गलत बोल रहे हो तो आप लोग बोल सकते हैं। जल्दी से बताइए आर की वैल्यू क्या होगा। जिसको मैथ्स आता है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री आता है, त्रिकोणमिति आता है, उसको बिल्कुल भी इसको सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं पहले से बता दूं। टीचर्स प्लीज रिप्लाई कीजिएगा कि बच्चे जो है सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई रिप्लाई नहीं आया है, मैं वेट कर रहा हूं टीचर्स। प्लीज रिप्लाई जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि हमारे बच्चे कितने पढ़ रहे हैं। चलिए तो मैं बता दूं कि यहां पर आंसर क्या आएगा। तो आप लोग को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि R इक्वल्स टू होता है tan थीटा, और यहां पर थीटा की कितनी वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा डार्क में डार्क समझ नहीं आएगा। tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, इसलिए R की वैल्यू भी कितना आ चुका होगा, आप सबका आ चुका होगा 1 ओम। क्लियर हुआ क्या? एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, चलिए जल्दी से कीजिएगा। V की वैल्यू है वोल्ट में, और I की वैल्यू है माइक्रो एम्पियर में, और ये जो है 60 डिग्री है। 60 डिग्री, 60 डिग्री करे क्या? हाँ बिल्कुल 60 डिग्री। चलिए जल्दी कीजिए बच्चों, R की वैल्यू जल्दी से बताइए, इस बार मैं वेट कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, कि आप लोग जो बहुत जल्दी से रिप्लाई दे दें। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि टीचर्स मोटिवेट करें प्लीज बच्चों को, और बिल्कुल बोले कि बना के दिखाओ भाई, बिल्कुल बना के दिखाओ तुम। जल्दी, मैं अभी भी वेट कर रहा हूं बच्चों आप लोगों का। जल्दी वेट करो, मैं इधर आप ही लोगों का मैं वेट कर रहा हूं बच्चों। फुल स्पीड में आप लोग की रिप्लाई आनी चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं आर की क्या वैल्यू है। आर की वैल्यू है 1060, जिसकी वैल्यू आती है √3, और √3 की वैल्यू होती है 1.73, सॉरी इसकी वैल्यू आती है 1.732 ओम। सबका आ चुका होगा यार, कोई बात है क्या? सबका आ चुका होगा, कोई भी बात नहीं है। है ना? तो होप कि आप सबके ये वैल्यू आ चुके होंगे। तो चलिए और थोड़ा सा आगे देखेगा, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।
आगे की ओर टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अगले टॉपिक की ओर देखते हैं। रेजिस्टेंस का शायद आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस का क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और जो है अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की निर्भरता। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप लोग एक बार जल्दी से अपने स्कूल के दीवार को ध्यान से देख लीजिए फुल स्पीड में। ठीक है, मैं कुछ अच्छे चीजें पूछने वाला हूं मैं आपसे। जल्दी से अपने स्कूल के दीवारें देख लीजिए, है ना। स्कूल की दीवारें बहुत स्पीड में देख लीजिए, मैं आप लोगों को कुछ अच्छी चीजें पूछने वाला हूं मैं। चलिए तो फिर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? तो जल्दी से बताइए, वायर कैसा दिख रहा है? हाँ, स्कूल के दीवार पे वायर कैसा लगा हुआ दिख रहा है? क्या आपको दिख रहा है कि एकदम सीधा लगा हुआ है? आपके घर पे भी सीधा लगा होगा। क्या लगता है आपको कि इस वायर को सीधा सीधा ही क्यों लगाते हैं? क्या पैसा बचाने के लिए? सोचो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सोचो वो वायर सीधा सीधा क्यों लग रहा होगा, वरना उस वायर को सीधा सीधा क्यों लगाया गया है? सोचो क्यों लगाया गया बच्चों? तो चलिए वही कंसेप्ट को मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है। अब मान लेते हैं कि वो वायर है, ये मान लेते हैं कि वो वायर ये है, ये लो, और इस वायर का लेंथ L, लंबाई L है, और इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि अनुप्रास्थ काट A है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां पर से बीच से, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आप लोग से, और आप लोग को ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए। तो ध्यान देना, मुझे एक चीज बताइए, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रास्थ काट होता क्या चीज है यार? क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रास्थ काट होता क्या चीज है? जल्दी बताइए मुझे। मुझे अभी भी किसी भी सेंटर से रिप्लाई नहीं आया, लेकिन आना चाहिए था। मुझे एक्सपेक्टेशन था थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, तो जल्दी से बताइए कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रास्थ काट जिसे सामने से देखते हैं तो ये सर्कल दिखेगा किसी वायर का, इसी को क्यों लेते हैं भाई? ये वाला भी तो एरिया, ये वाला क्षेत्रफल भी तो होता है। तो सुन लो, ऐसा क्यों होता है? अगर ये वायर, अगर मैं इसको यहां से काट दूं, चाहे यहां से काटू, यहां से काटू, जितने भी जगह से काटू, इन सब का एक ही मान रहेगा, एक ही वैल्यू रहेगा हर बार, है ना। और अभी हमारा स्टार्टिंग है, हम इस इलेक्ट्रिसिटी वाले कंसेप्ट को अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं। इसलिए क्या होता है, इसलिए होता कुछ ऐसा है कि हम जो चीज चेंज नहीं हो रहा उसको पहले लेते हैं। और स्पेशली जो है चार्जेस जो है ना, इसी एरिया से होकर बहता है, फ्लो होता है, इसलिए इसी को लिया जाता है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि अनुप्रास्थ काट क्रॉस सेक्शन एरिया को ही क्यों लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो फिर बच्चों, पहली बात तो ये कि जो R यानी रेजिस्टेंस होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L यानी लेंथ होता है। L यानी लेंथ या फिर लंबाई। जैसे जैसे एक वायर की लंबाई बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे उस रेजिस्टेंस का वैल्यू भी, उस प्रतिरोध का मान भी बढ़ते जाएगा, है ना। दूसरा चीज, R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी प्रतिरोध का मान जो है विक्रम अनुपाती होता है क्षेत्रफल के, विक्रम अनुपाती होता है क्षेत्रफल के। ठीक है, अच्छा ये चीज तो ठीक है यार। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं और इसको इक्वेशन 2 दे देता हूं, और इन दोनों को अगर कंबाइन करूंगा तो क्या आता है देखते हैं।
R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब मैंने ऐसा कंबाइन करके कैसे लिखा, जो सेम टू सेम है उसको एक बार लिखना है और जो अलग अलग है उसको गुणा करके लिखना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। आया क्या समझ में? जो सेम टू सेम है उसको एक बार लिखना है और जो अलग अलग है उसको मल्टीप्लाई या फिर गुणा करके लिखना है। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए देखते हैं कि ये क्या चीज हो सकता है इसमें। चलिए, ये इस चिन्ह को, इस साइन को हटाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कांस्टेंट का, और वो कांस्टेंट होता है रो। आया क्या समझ में? वो कांस्टेंट क्या होता है? रो। अब ये रो क्या होता है ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है यार। तो देखो, इस रो को हम बोलते हैं रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आया क्या समझ में? और अगर हिंदी में बोलूं तो हिंदी में ये रहता है प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। आया क्या समझ में? अब ये क्या होता है? अब ये क्या होता है? तो चलिए मैं एक चीज आपको कहता हूं मैं, कि मैं ना आपको एक काम किया, आपको दो तरह का दो वायर दिया, ठीक है? एक वायर जो है प्लास्टिक का बना हुआ था और एक वायर जो है कॉपर का बना हुआ था। चलिए मुझे जल्दी से बताइए कि किसमें करंट ज्यादा और ज्यादा स्पीड से फ्लो होगा? किसमें करंट ज्यादा और ज्यादा स्पीड से फ्लो होगा? एक तरफ कौन सा है? कॉपर। कॉपर को हिंदी में तांबा बोलते हैं। और एक तरफ क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक को हिंदी में भी प्लास्टिक ही बोलते हैं। हाँ भाई, आप लोग जवाब दे दिए होगे, कॉपर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये रो उसमें कम होता है इस प्लास्टिक के कंपेयर में। आया समझ में? इस प्लास्टिक के कंपेयर में इस Cu में, Cu यानी कॉपर, कॉपर यानी तांबा, इसमें जो है क्या होता है? कम होता है। आया आपको समझ में? तो अब ठीक है यार, ये कम होता है मतलब कि ये रो क्या है? ये रो किसी भी मटेरियल के अंदर की एक ऐसा प्रॉपर्टी है। पहले इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। रो क्या है? किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? अंदर की। इस कारण से इसको प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, इनहेरेंट प्रॉपर्टी बोलेंगे। रेजिस्टिविटी इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल which give rise to the oppose of flow of charges, which give rise to the oppose of flow of charges। हिंदी में बोल रहा हूं मैं, प्रतिरोधकता वे आंतरिक गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपने अंदर बहने वाले धारा वरना आवेश को रुकावट दर्शाता है। क्लियर हुआ? तो ये रो का फॉर्मूला जो है क्या हो जाएगा? यहां पर से RA/L हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? RA/L हो जाएगा। अब R का यूनिट ओम होता है, A एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, L लंबाई लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो इस कारण से रो का यूनिट क्या हो जाएगा? रो का यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। तो ये रो का यूनिट हुआ। होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी R इक्वल्स टू रो एल बाई ए देख रहे हो ना आप, ये जो छोटा सा R इक्वल्स टू रो एल बाई ए देख रहे हो, ये R इक्वल्स टू रो एल बाई ए नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर जो एक आध क्वेश्चन करते हैं।
इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद में मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले जाऊंगा नीट और जेई के, है ना। ये हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट। चलिए, अगर क्वेश्चन ऐसा बोल दिया कि भैया जब लेंथ जो है 10 मीटर था तो रेजिस्टेंस जो है 20 ओम था, अगर लेंथ लंबाई जो है 25 मीटर हो गया, 25 मीटर हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन। तो मुझे पता है कि R जो है प्रोपोर्शनल टू L होता है, यानी कि प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती होता है, जिसका मतलब है R1 बाई R2 इक्वल्स टू L1 बाई L2। चलिए मैं वैल्यू रख देता हूं, सॉल्व आप लोग करोगे। इसको 1 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं। तो R1 की वैल्यू 20 है, R2 की वैल्यू हमें जानना है, L1 की वैल्यू 10 है और L2 की वैल्यू 25। लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान देना कि दोनों वैल्यू यूनिट सेम है कि नहीं, है ना। L1 L2 दोनों का यूनिट सेम है कि नहीं। चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ बच्चों इसको। चलो जल्दी से सॉल्व करो, फुल स्पीड में सॉल्व करो इसको। फुल स्पीड में सॉल्व करो बच्चों। हाँ भाई, मैं देख रहा हूं, मैं कमेंट सारे बच्चों का बनना चाहिए, सारे बच्चों का बनना चाहिए, ठीक है। मैं कमेंट इधर से वेट कर रहा हूं मैं। अगर आप बच्चे लोग नहीं बनाओगे तो बिल्कुल मुझे पता चल जाएगा टीचर्स के थ्रू कि सर ये तो नहीं बना रहा है ये। तो जल्दी से बनाइए, मैं वेट कर रहा हूं मैं। जल्दी से बनाइए बच्चों, मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया, मतलब कि आप लोग नहीं बनाए हो, ठीक है। चलिए मैं इसका आंसर लाके बता दे रहा हूं मैं। R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 इंटू 25 अपॉन 10, 0 0 कैंसल, 20 25 यानी 50 ओम। अब ये तो खैर हो गया नॉर्मल जिंदगी, लेकिन हमें जीना है मेंटोस जिंदगी। कैसे होगा तो देखो, है ना, कैलकुलेशन सही है, 20 25 अपॉन 10 सही है, ठीक है। देख लो भाई, जब लेंथ जो है 10 मीटर है तो रेजिस्टेंस 20 ओम है ना। जब लेंथ 10 मीटर है तो रेजिस्टेंस कैसा है, 20 ओम है। क्लियर है क्या। तो जब 25 होगा तो कितना हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, अपने को पता है 50 ओम हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, जल्दी से करना। जब रेजिस्टेंस जो है 4 ओम था, उस टाइम पर लेंथ जो है 5 मीटर था, तो जब रेजिस्टेंस जो है मान के चलिए 8 ओम होगा तो लेंथ कितना हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइए फुल स्पीड में। मैं आपको जो है 3 मिनट का समय दे रहा हूं बच्चों, ठीक है। मैं आप लोगों को 3 मिनट का समय दे रहा हूं, चलिए जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताइए, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताइए कि क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों का। ठीक है,
मैं वेट कर रहा हूं। आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओगे कि क्या होगा आंसर। जल्दी से बताइए मुझे, मैं आप लोगों के आंसर का इंतजार कर रहा हूं। हाँ भाई। मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए बच्चों, बिल्कुल आ जाना चाहिए आपका आंसर अभी तक के। तो क्या बोलते हो, आ गया मुझे, क्योंकि किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है और हमारे 11:08 हो चुके हैं। तो मैं वेट कर रहा हूं, वेट बिल्कुल कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए, हमारा R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, तो क्या हो जाएगा R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2। R1 की जगह 4, R2 की जगह 8, L1 की जगह 5 और L2 निकालना है। तो L2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यार, 5 इंटू 8/4, ये 2 जा यानी कि 10 सॉरी मीटर, है ना। तो जब 4 ओम था तो 5 मीटर था, और जब 8 ओम हुआ तो 10 मीटर हो गया। क्लियर हुआ क्या? तो मैं आप लोग को यही बोलूंगा बच्चों, 11:08 हो गए हैं। ठीक है, और आप लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे। 11:10 हो चुके हैं। अब बारी है कि आप लोगों को कोई डाउट है तो वो पूछेंगे। अब बारी है कि आप लोग को जो भी डाउट है वो पूछेंगे। तो चलिए, जो भी डाउट है मुझे जल्दी से मुझे मैसेज कीजिए, क्योंकि लगभग 2-4 मिनट में जो हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, और 2-4 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा तो हमें हमारा जो कांटेक्ट है वो यहां पर से टूट जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों के रिप्लाई का। सर मुझे यहां पर डाउट है इस तरह से, तो मुझे जल्दी से बताइए, किसी भी तरह का अगर डाउट है तो आज मैंने जो पढ़ाया है बिल्कुल 10 मीटर। थैंक यू सर, आप रिप्लाई कर रहे हैं। जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के रिप्लाई का। जल्दी से। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में कोई भी डाउट नहीं है, जिस कारण से हमारा लगभग समय हो चला है और मैं अगला टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं करना चाह रहा हूं। इसका कारण यह है कि अभी एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो मुझे समय लगेगा, है ना। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रोकते हैं। इससे पहले प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट से भी और टीचर से भी, प्लीज आप थोड़ा सा समय जो है इस चीज को मैनेज करेंगे। अब मेरा आप लोग से विदा लेने का समय हो गया है, और आप लोग से विदा लेते हुए
जो है यही बोलना चाहूंगा कि अगर किसी भी तरह का डाउट अगर रह जाता है तो आप लोग प्लीज रिप्लाई मैसेज जरूर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के आप लोग मजे करिए, पढ़ाई करते रहिए, लेकिन कनेक्ट सही टाइम पे होइए। मिलते हैं बहुत जल्दी बच्चों।